लाइसिया में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है आपके बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार के जो इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है वो यही इसी क्लास से और यही सर्वेक्षण से, बजट से, सर्वे से ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो जो आज की क्लास है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है। 30 सितंबर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इंजीनियर फिरोज़ सर आपको द लाइसियम पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की जो हम क्लास है हम देखेंगे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। और ये देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा हुआ है 2022 और 23। क्या लिखा हुआ है? 2022 और 23। अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो हमें तो होना चाहिए यहाँ 23 और 24, क्योंकि बजट जब हम निकालेंगे 23-24 लिखेंगे। फिर हम 2022-23 क्यों लिखा हुआ है? इस पर कभी अगर आप लोग सोचे होंगे या सोचने की कोशिश किए होंगे तो समझ में आया होगा, नहीं किए होंगे तो आज आप लोग की समस्या, प्रॉब्लम या जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सर्वेक्षण का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को जांच पड़ताल और उसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यानी आपका कोई काम आपको दिया गया है और उसको काम को 1 साल 2 साल बाद अगर कोई चेक करने आ रहा है तो आपसे पूछेगा कि कहाँ तक काम हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। उसी तरह सर्वेक्षण की बात होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, जैसे हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण यानी आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट है जिसमें 2022 और 23 क्यों लिखा हुआ है? तो 2022 और 23 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है एक तरह से देखा जाए तो इकोनॉमी यानी जो अर्थव्यवस्था का हेल्थ कार्ड होता है। जैसे हमारे शरीर का कोई हेल्थ कार्ड है कि हम स्वस्थ हैं, फैक्ट है क्या, उसी तरह इकोनॉमी का हेल्थ कार्ड होता है। और ये उस घटना को दर्शाता है जो पिछले वर्ष अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरह के जो आर्थिक पैरामीटर होते हैं उसने किस प्रकार से काम किया है, परफॉर्म कैसे किया है। सरकार आपको बताती है, बता रही है, तो सरकार आपको बताती है। और जो सर्वेक्षण होता है वो बजट से एक दिन पहले लेकर आते हैं। यानी 27 फरवरी को सर्वेक्षण आया, बिहार का सर्वेक्षण, और 28 फरवरी को बजट आया। यह सर्वेक्षण जो होता है वो अनुमान नहीं होता है, इसमें हम अनुमान की बात नहीं करते, इसमें हम फैक्ट की बात करते हैं। यानी हम किसी भी राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण निकालेंगे तो उसके फैक्चुअल की बात करेंगे, या हम अपने सेंटर यानी देश की जब आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं, भारत की अगर आर्थिक सर्वेक्षण, तो अभी फैक्ट की ही बात करते हैं। बजट, अब जो हमारी अनुमान होती है वो बजट होती है। बजट हम अनुमान लगाते हैं। बजट में क्या होता है, हमारी आय और व्यय का अनुमान लगाते हैं कि हम कितना, हमारी आय आ सकती है, क्वेश्चन मार्क्स होता है, हम कितना खर्च कर सकते हैं। तो हम वो अनुमान की तरह काम करते हैं। और सर्वेक्षण अनुमान की तरह काम नहीं करता, वो फैक्ट को दर्शाता है। इसलिए हम ये 2022 और 23 लिखे होते हैं और 2022 और 23 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सर्वेक्षण के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे कि सर्वेक्षण होता क्यों है और ये 22-23 क्यों लिखा हुआ होता है। तो इस बार जो सर्वेक्षण आया था क्यों आया था? 27 फरवरी को, बजट से एक दिन पहले, और 28 फरवरी को हमारा बजट पेश हुआ था। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सर्वेक्षण में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या फैक्ट है, क्या घटना है, सभी के बारे में बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23, बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी बिहार की आर्थिक स्थिति उसके बारे में देखेंगे। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। अगर बात कर 2022 बिहार का सकल घरेलू उत्पाद अगर हम बात करें वर्ष में, तो 2020 और 21 में -3.2% की तुलना में वर्ष 2021-22 में 10.8% की वृद्धि हुई है। क्या? 10.8% की वृद्धि हुई है। दैट्स इम्पोर्टेंट डाटा। जो वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय वृद्धि 8.68 से 2 पॉइंट से अधिक है। क्या है? 2 पॉइंट से अधिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इस पे बन सकता है आपके एग्जाम में
कि इकोनॉमी सर्वे 2022 और 23 में बिहार की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहा? तो 10 पॉइंट जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा? 10.98% बिहार का। कब? 22-23 में। अगर ग्रोथ के मामला में हम अदर स्टेट से तुलना करें, किसी अदर स्टेट से, तो पहला अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश 11.4% है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद हम बात करें राजस्थान 11.0% और उसके बाद बिहार 3.98। यानी बात करें तो हम तीसरे स्थान पे अगर किसी स्टेट से तुलना करें। अब बात करें 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर इतना करोड़ और स्थिर मूल्य पर इतना करोड़। 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू यानी एनएसडीएफ वर्तमान मूल्य में इतने करोड़ हैं और स्थिर मूल्य पर इतने करोड़ हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, यानी पर कैपिटा की अगर हम बात करें, किसकी? तो हम पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा वर्तमान मूल्य 2021-22 में 54,383 रुपया है। कितना है? 54,383 रुपया है। और स्थिर मूल्य की अगर बात करें तो 34,465 रुपया है। अगर वहीं हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पटना की बात करें तो 1,15,293 रुपया है। यानी वहीं दोहराया गया है, जो पिछले सर्वेक्षण में भी बताया गया था उसी को दोहराया गया है। पटना के बाद बेगूसराय आता है, बेगूसराय का है 45,487 रुपये और उसके बाद आता है मुंगेर 42,793 रुपये पर कैपिटा इनकम में। हम देखें तो अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पटना एक ऐसा शहर है कि भारत के बहुत शहरों से ज़्यादा यहाँ के लोगों के पास पैसा है। बेंगलुरु जैसे शहरों में पर कैपिटा इनकम इतना नहीं है जितना पटना की अगर हम बात करें। बिहार की 3 संपन्न जिले जो दिया है नीचे प्रचार, देखिए इस सबसे सर्वाधिक आय वाला जिला पटना और सर्वाधिक न्यूनतम आय वाला जिला यानी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। क्वेश्चन आपसे पर कैपिटा इनकम में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, 18,692 रुपया है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो पटना है, जो 1,15,293। अगर बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले की अगर हम बात करें तो 1.15 लाख समथिंग पटना का है, बेगूसराय का 0.45 लाख के समथिंग है, मुंगेर का 0.43 लाख है, यानी 0.45 लाख और ये 0.3। दूसरी और 3 सबसे गरीब जिले की अगर बात करें तो पहले स्थान पर शिवहर है, दूसरे पर अररिया है और तीसरे पर सीतामढ़ी है। ये गरीब जिले की बात है और ये अमीर जिले की बात है। वही बात करें 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा, हम किसका? विभिन्न क्षेत्रों के हिस्सा की बात करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 21.2% की वृद्धि दर हुई है। द्वितीय क्षेत्र में 8.1% और तृतीय क्षेत्र में 60.7%। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पादन वृद्धि में योगदान करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र, एक पशुधन और एक मत्स्य खेत एवं जल कृषि, जिनकी वृद्धि दर क्रमशः यानी पशुधन में 9.5% है और मत्स्य खेत में 6.7% रही और वहीं उत्खनन में 9.0% की वृद्धि दर्ज कराई। यानी प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो नेचर का देन हो, एग्रीकल्चर का हो, इसको जैसे नेचर मत्स्य पालन, मछली पालन, डेयरी, पशुपालन, पोल्ट्री फार्म,
कृषि, यानी जो नेचर से हो, यानी इंसान उसको नहीं बना सकता, उसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। नेचर दिया, इसका डिटेल हम जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की बात होती है, यानी विनिर्माण और निर्माण की बात होती है, दोनों इंसान खुद से बनाता है, उसकी बात हम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में यानी प्राथमिक क्षेत्र में नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं, नेचर का देन होता है। और द्वितीय क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो विद्युत, गैस, जल पूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं में 14.5% की वृद्धि दर हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रचुर योगदान देने वाले तृतीय क्षेत्र की वृद्धि, यानी तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा दी जाती है, तीनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये आपको हम जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो सेक्टर 5 टाइप्स का हो गया है, एक चतुर्थ और पंचम, क्वाटरनरी और क्वाइनरी की बात करता है। तो ये जब इकोनॉमी हम पढ़ेंगे शुरू से तो इसमें पूरे डिटेल पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, और चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है, पंचम क्षेत्र क्या होता है। तो तृतीय क्षेत्र में उप क्षेत्र की वृद्धि दर वायु परिवहन 10.5%, भंडारण 21.3% और वित्तीय सेवाएं 12.6%, लोक प्रशासन 9.3% है, इनका योगदान है। अब बात करें हम राजकीय किसकी, तो राजकीय वित्त व्यवस्था की हम बात करें, किसकी, राजकीय अगर वित्त व्यवस्था की हम बात करें तो 2021-22 में कुल प्राप्तियाँ क्या, कुल प्राप्तियाँ इतना करोड़, राजस्व प्राप्तियाँ इतना करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियाँ इतना करोड़। वहीं हम कुल व्यय की अगर हम बात करें तो इतना करोड़ हमारा खर्च हुआ, जिसमें राजस्व व्यय पर ज़्यादा खर्च हुआ है और पूंजीगत व्यय पर कम खर्च हुआ है, जबकि हमें पूंजीगत व्यय पर सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अब ये राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्तियाँ क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होता है, जब हम पूरे डिटेल पढ़ेंगे इकोनॉमी तो उसमें बताएंगे। अगर आज भी हम बताएंगे तो क्लास लंबी हो जाती है। बस थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि पूंजीगत व्यय पर हमें क्यों खर्च करना चाहिए। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पूंजीगत व्यय पर ही कम खर्च है, लेकिन हमें खर्च तो पूंजीगत व्यय पर करना चाहिए, जबकि राजस्व व्यय पर हमारा सबसे ज़्यादा खर्च है। राजस्व व्यय सरकार के लिए घाटे का सौदा होता है, अभी आप लोग इतना ही समझ लीजिए। यानी यहाँ वेलफेयर वगैरह की काम होती है, किसकी काम होती है, वेलफेयर वगैरह की काम होती है, जो सरकार को चलाने के लिए काम, थोड़ी बहुत अगर बात करें राजस्व व्यय का, क्यों घाटे की सौदे होती है, तो राजस्व व्यय सरकार को चलाने के लिए जो खर्च होता है, यानी प्रशासन, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, सुविधा देने में, लोगों को सुविधा देने में जो खर्च की जाती है उसे राजस्व व्यय कहा जाता है। इसका डिटेल स्टडी भी हम करेंगे। वहीं अगर हम बात करें पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी के लिए पूंजीगत व्यय सबसे बेहतरीन व्यय होता है। पूंजीगत व्यय में खर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पूंजीगत व्यय में वो बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगते हैं, फैक्ट्री कंपनी की बात होती है। जब प्रोडक्शन यूनिट वगैरह यूनिट लगेंगे तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, और जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो गरीबी, बहुत सारे आयाम उससे जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए हमें पूंजीगत व्यय अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कंपनी पर, इंडस्ट्रीज पर। तो हमेशा सरकार के लिए पूंजीगत व्यय फायदे की होती है और राजस्व व्यय घाटे की होती है। इसका डिटेल अध्ययन हम करेंगे इकोनॉमी जब पढ़ेंगे उसमें। राजस्व घाटा 2020-21 में 0.1%, राजस्वीय घाटा 3.8%, प्राथमिक घाटा 1.7% और राजस्वीय घाटा 4.8%। अब हम बात करें कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की हम बात करें तो गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र वृद्धि दर लगभग 5% थी।
गत 5 वर्ष में, यानी 2017 और 18 की हम बात करें, कब 2017 और 18 की। वहीं अगर हम बात करें 2020-21 में, तो मूल्यवर्धन इस क्षेत्र का हिस्सा 20% था, यानी बड़ा है। जिसको हम लोग एस भी बोलते हैं, GS भी इसको बोल सकते हैं, क्या GS भी बड़ा है। शुद्ध बुआई क्षेत्र 53.9%, फसल पे सघनता 1.44%, सर्वाधिक फसल सघनता वाला डिस्ट्रिक्ट शिवहर है, न्यूनतम फसल सघनता वाला पूर्णिया है, सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र भोजपुर, बक्सर, सिवान। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.9 लाख टन है। खाद्यान्न राज्य में कुल अनाज उत्पादन 181.0 लाख टन है। राज्य में कुल दूध उत्पादन 121.19 लाख टन है। राज्य में कुल अंडा का उत्पादन इतना है। राज्य में ईख का उत्पादन इतना है। सिंचाई के लिए तो ये आप लोग उत्पादन, जो फैक्चुअल डाटा आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020-25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया। जैविक उद्यमिता की बात करें तो बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% ही बढ़ी। वहीं मैं बात बोला पूंजीगत व्यय होना चाहिए, पूंजीगत व्यय ही नहीं है, इसलिए कारखाने की कमी है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है, जो 2020-21 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी, जबकि वो 2021-22 में प्रतिदिन इतना, और 2020-21 में 370,000 लीटर प्रतिदिन थी, जो बढ़कर अब क्या हो गया 470,000। बिहार में कुल चीनी का उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल था। बिहार की औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति की अगर हम बात करें तो 2016 के तहत राज्य सरकार की कुल 60.86 हज़ार करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिला, जबकि सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है, जो राज्य के कुल निवेश का 41% है। दूसरा सीमेंट सेक्टर में और तीसरा इथेनॉल सेक्टर में। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा निवेश तो खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है, और उसके बाद दूसरा स्थान सीमेंट पे है, और तीसरा क्या है इथेनॉल पे है। श्रम नियोजन एवं प्रवास की बात करें तो ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या के अनुपात 68.8% था, जबकि संपूर्ण भारत स्तर पर 77.9% था। वहीं शहरी बिहार के मामले में पुरुष संपूर्ण भारत में 75.6% की तुलना में 64.6% था। बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपया है, और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपया है, जिसमें दोनों के बीच 28% लैंगिक अंतराल है। संपूर्ण भारत में अंतराल 36% है। यानी संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो लैंगिक अनुपात 36% है, वहीं बिहार में 28% लैंगिक अंतराल है। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए बिहार सरकार तो और सारे काम कर रहे हैं, जैसे 33% किसी भी सरकारी जॉब के लिए 33% महिलाओं के लिए छूट है किसी भी जॉब में बिहार सरकार द्वारा। और पुरुष की श्रमिक औसत कितना 338 रुपये और इसकी 244 रुपये। अब हम बात करें भौतिक अधिसंरचना की बात करें तो 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई है। यानी भौतिक हमारी लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड है। बिहार में कुल घनत्व 3,166.9 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर की है। रोड का घनत्व के मामले में अगर हम बात करें तो बिहार का स्थान तीसरा है, पहला स्थान केरल और दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल है। यानी घनत्व, रोड घनत्व के बारे में बिहार का स्थान कितना है तो तीसरा है। वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंध के मामले में देश में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बिहार की स्थान है। ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें
तो राज्य में ऊर्जा प्रति व्यक्ति खपत 2017-18 में 280 यूनिट से बढ़कर 2021-22 में 329 यूनिट हो गई है, जो 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर दर्शाती है। यानी बिहार के लोग ऊर्जा की खपत ज़्यादा कर रहे हैं, इससे यही दर्शाता है। राज्य में बिजली का उपलब्ध क्षमता 2020-21 में 6,422 मेगावाट थी, जो 2021-22 में 21.2% से बढ़कर 7,785 मेगावाट हो गई। बिजली की बड़ी मांग की पूरी करने के लिए राज्य सरकार 2024-25 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5,841 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। बिल्कुल बजट में आप पढ़ेंगे, मिल जाएगा कि बजट में अभी बजट की क्लास जब आएगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि बजट में बोला गया कि हर घर जल, बिजली और घर, हर लोगों के पास एक तीनों होना ही चाहिए। बिहार सरकार बोला है अपने बजट में। ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति जीविका के तहत सितंबर 2022 तक 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं। यानी बिहार के गाँव को लोगों को आजीविका देने के लिए इतने सहायक समूह बनाए हैं बिहार सरकार। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 को 22.5 लाख से बढ़ाकर 2021-22 में 48 लाख हो गई है। यानी मनरेगा जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। अब हम बात करें, रोजगार सृजन काफ़ी बड़ा है और 817.2 लाख व्यक्ति दिवस 2021-22 में 18,011 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गया है। यानी जो पहले 8,017.2 लाख पर व्यक्ति दिवस थे वो हो गया अब 18,011.8 लाख प्रति दिवस पहुंच गया। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए 4,290 पंचायतों को चुना गया है। अब हम बात करें जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में कुल 5,474.9 हजार टन खाद्यान्न की आवंटन हुआ है, जिसमें 2,208 टन गेहूं और 3,266.7 टन चावल था। 7 निश्चय 2 के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इसमें प्रति वर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा और यह 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है। 7 निश्चय का जो एक पार्ट 2 है, 7 निश्चय 2, पार्ट 1 जो इसका आया था 2015 में आया था, पार्ट 2 2020-21 में लाया गया, जो अभी तक चल रहा है, जो आपको बजट में इसका डिटेल 7 निश्चय के बारे में बताया जाएगा। अभी 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है। क्या है? पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में क्या क्या है था, इसमें पार्ट 2 में थोड़ा सा अगर ओवरव्यू देते, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, इसी सभी पर काम किया जाएगा। आपको पार्ट 2 बजट में बताया जाएगा क्या क्या है, नहीं है। नगर विकास की अगर हम बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1.818 करोड़ थी, जो 2022 में बिहार में अनुमानित 2.02 करोड़ हो गई। इसमें बिहार में शहरीकरण का दर 11.3% से बढ़कर 16.2% हो जाएगी। यानी देखा जाए तो अभी जनगणना नहीं हुआ है, तो आपको जो डाटा देना है, अगर एग्ज़ाम में आया और एग्ज़ाम से पहले अगर जनगणना का रिपोर्ट आपके पास नहीं है, तो आपको जो भी डाटा देना है 2011 की डाटा देना है। ऐसा नहीं कि आप गूगल पे गए और अभी करंट डाटा सर्च किए और दे दिए, नहीं, आपको गवर्नमेंट का ही डाटा देना है। तो गवर्नमेंट के डाटा देखिए, सर्वेक्षण में 2011 जनगणना की सेंसस की डाटा बता रही है, तो आपको भी गवर्नमेंट की ही डाटा देना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने के वक्त गूगल में अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि पढ़ने के वक्त गए और गूगल से लिए डाटा और देकर चले हैं तो आपके क्वेश्चन, आपको जब भी गवर्नमेंट के डाटा नहीं आ जाती है तब तक नहीं देना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। बिहार में गंगा जल की आपूर्ति योजना से राजगीर,
नवादा, गया, बोध गया और शहर को लाभ मिलेगा, लाभ हुआ है और मिलेगी भी। वर्ष 2021-22 तक 1326.8 किलोमीटर लंबी सड़क और 1311.5 किलोमीटर लंबी नालियाँ बनी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021-22 तक कुल 4.12 लाख शौचालय बने, जिनकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर 4.14 लाख हो गई। अब हम बात करें मानव विकास। तो अगर हम बात करें मानव विकास की, तो बिहार में 2005-06 से 2021-22 तक 16 वर्षों के सामाजिक सेवाओं पर व्यय 11 गुना से अधिक बढ़ा है। वहीं स्वास्थ्य पर लगभग 11 गुना और शिक्षा पर व्यय 8 गुना बढ़ा। यानी बिहार सरकार देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन 2006-10 में 65.8 वर्ष से बढ़कर 2016-20 में 69.5 वर्ष हो गई है। यानी अब देखा जाए तो वहाँ के लोग 70 वर्ष तक जी सकते हैं, अर्थात 3.7 वर्षों की वृद्धि हुई है। संपूर्ण भारत की जन्मकालीन जीवन 70 वर्ष है। यानी जो पूरे भारत की अगर बात करें तो 70 वर्ष हैं, बिहार की बात करें तो 69.5 वर्ष हो गई है। यानी हम लोग 70 वर्ष तक जी सकते हैं, खान पान सही रहा तो, स्वास्थ्य हमारा सही रहा तो। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार इंस्टीट्यूशन यानी संस्थागत प्रसव 2005-06 के 22.0% से 2019 से 21 में 2019-21 क्यों दिया गया, 20 होना चाहिए, तो कोविड से लेते हुए सारे डाटा एक साथ ही निकाला गया है, तो 76.2% हो गया, जो 54.2% की अंकों के साथ वृद्धि हुई है। मातृ मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 2015-17 में 165 प्रति लाख जीवित जन्म यानी प्रसव से 47 अंक घटकर 2018-20 में 118 लाख प्रति प्रसव आ गई। अगर हम बात करें यहाँ अगर मातृ मृत्यु दर की बात करें, मैटरनिटी रेट की बात करें, तो भारत की स्थिति ही बहुत ख़राब है। बात करें इसको अगर इंटरनेशनल में देखा जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया जैसे कंट्री आती है, रवांडा, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। दूसरे स्थान पर हमारा भारत की भी स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए हमें स्वास्थ्य पे बहुत जोर देना है। इसके लिए स्वास्थ्य सुविधा लोगों को बताना है, लोगों को अवेयरनेस कराना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताना है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य अभी भी सही तरह से नहीं है। इसलिए मोर्टेलिटी रेट में हम बहुत आगे हैं। 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित प्रसव पर आ गई थी। दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 स्थानों पर चल रही है, जिनमें 700 से अधिक स्वयं सहायता समूह को रोजगार मिला है। अब हम बात करें लास्ट पॉइंट, बाल विकास। बिहार में 48% आबादी 0 से 18 वर्ष की उम्र में समूह वाले बच्चों की है। बिहार की कुल आबादी किशोर किशोरियों की हिस्सा 22.5% है। राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट तैयार करना शुरू किया है। अभी राज्य के सभी 38 जिलों में समेकित बाल विकास का सेवा 544 परियोजनाओं कार्यालयों के जरिए चल रही है, ऑफिसों के जरिए चल रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बच्चों की सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 2016-17 के 4% से 2021-21 में 5.3% हो गया, यानी वृद्धि हो गई है। तो ये जो आज की हमारी क्लास थी, आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास थी, जो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे लगा होगा। हम लोग आगे बजट की बात करेंगे, उसके बाद हम इकनॉमी शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और द लाइसियम को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए और हमारे टेस्ट के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।